नमस्कार। इस वक्त मैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से हूँ, जहाँ पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कल शाम को ख़त्म हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत सार्थक संवाद रहा और मेरे साथ सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए, इस शहर के बारे में बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट जी हैं, जो हैम्बर्ग जर्मनी में हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे साथ शिव कुमार जी हैं, जो इस गोष्ठी के आयोजक थे, एक सफल और सार्थक आयोजन में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। मेरे साथ प्रोफेसर सुब्बा राव जी हैं, जो लिंग्विस्ट हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं। मेरे साथ हैंस वेस्लर जी हैं, जो इस उपसाला विश्वविद्यालय में स्वीडन में इंडोलॉजिस्ट हैं। तो हम बात शुरू करते हैं अपने तजुर्बों के साथ में, राम प्रसाद जी के साथ में, कि कैसा रहा सम्मेलन आपकी नज़र में? सम्मेलन बहुत सफल रहा और मैं सोचता हूं कि इस सम्मेलन की एक खासियत यह है कि इसमें जो पिछले जो सम्मेलन हुए उसमें सुधार हुआ है। बहुत जो क्वालिटेटिव अगर देखा जाए तो बहुत सुधार हुआ है। इसमें जिन लोगों ने अपने पेपर्स प्रेजेंट्स किए हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और अलग अलग विषय थे। जो जिस क्षेत्र में मैं था या जिस पैनल में मैं था, वहाँ पर भाषा का शिक्षण, और दूसरे पैनल में था कि अनुवाद कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या दुविधा होती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं। और दिलचस्प ये था कि लोगों ने जो या पेंटिंग्स और उनके विचार वो भी उसमें आया, फिर टेक्स्ट आया और उसके बाद भाषा आई। ये सारा मिश्रण था, तो ये बड़ा दिलचस्प था एक तरह से। आपका तजुर्बा कैसा रहा प्रोफेसर हैंस वेस्लर जी? मुझे भी मैं ये आपकी रघुवीरी शब्दावली में इस्तेमाल ज़रा नहीं करूँगा, पर मुझको भी लगता है सफलतापूर्वक था एक तरह से। और मुझे खासकर अच्छा लगा कि यहाँ विदेश में विदेशी जो हिंदी पढ़ाते हैं, इनका विदेश में भारतवासियों के जो हिंदी पढ़ाते हैं उनका मिश्रण हुआ, और भारत से भी कुछ लोग आए हैं। इन तीनों अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, इनका मिश्रण मुझे अच्छा लगा। और लोग ठीक समय पर अपने वक्ता ठीक समय पर शुरू करने लगे और सवालात भी ठीक से हुआ। किसी के अंदर में वो मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो नाराज़गी इस तरह से उभर नहीं आई, जिस तरह से मैंने पहले के कॉन्फ्रेंसेस में, हिंदी के कॉन्फ्रेंस में एक बीमारी है कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, ये वो नज़रिया इनको ठीक नहीं लगता है। पर यहाँ ऐसा कम है। इस तरह की हमको सोचना है कि हिंदुस्तान में इस तरह की अगर वो जो माहौल, जो भी वातावरण यहाँ हुआ, हिंदुस्तान में भी हो सकता है, मैं वो मानता हूँ। पर कई बार मैंने देखा कि वो नहीं हो पाया किसी तरह से। हमको थोड़ा सा सोचना है कि हिंदुस्तान में इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी तो अच्छा होगा। और यहाँ यूरोप में मेरे ख्याल से हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम संपर्क में होते रहेंगे, और हम आमतौर पर अकेले में किसी जगह पर किसी संस्थान में बैठ के पढ़ाते हैं हिंदी, और बेकार, हमको बहुत अच्छा लगता है हम बेकार है, दूसरे लोगों को हमें वो मान्यता नहीं देते जिसको हमको चाहिए। यहाँ हमको थोड़ा सा हमको आत्मविश्वास भी मिलता है, और ये अपने आप में अच्छी बात है। इससे मुझे लगता है अगर हम 2 साल में कम से कम एक बार मिल सकते हैं नियमित रूप से, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। अगली बार मैं सोचता हूँ कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये हैम्बर्ग में होनी चाहिए। मैं प्रयास करता हूँ, और हमें शिव जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने बड़ा प्रयास किया और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें बड़ा सुधार हुआ है, और आगे जो होगी सुधार होता जाएगा, उसमें और सुधार होता जाएगा, और जो अनुभव यहाँ किए गए उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। हम चलते हुए बात कर सकते हैं। इनको दीजिए। इनसे आखिर में अच्छा, आप मेरा नाम सुब्बा राव है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लिया मैंने 2005 में। मैं यहाँ आया हूँ, और इसमें 2-3 बातें खास हैं। एक तो इसकी एकेडमिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। इसमें 2 पक्ष उनका पेपर प्रेजेंट किए गए, हिंदी भाषा पर और लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान से हिंदी भाषा को क्या योगदान मिल सकता है। ये 4 पेपर्स थे। हमने उसमें मेरा भी एक पेपर था। हमने ये साबित करने की कोशिश की कि भाषा विज्ञान के जो इनसाइट्स हैं, इन इनसाइट्स से लैंग्वेज टीचिंग में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
और दूसरा शिव कुमार जी है, बहुत यंग आदमी हैं, 32-35 के होंगे, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इसका आयोजन किया है, कोई शिकायत किसी को नहीं हुई। बिल्कुल रडार स्क्रीन में जो प्लेन जाता है ना, कहाँ कहाँ जाता है, क्या ऑर्गेनाइज करना होता है, उन्होंने रडार स्क्रीन के प्लेन की तरह कंट्रोल सबको किया है, मतलब प्यार से। अपने अपने वॉलंटियर्स को, इनको वॉलंटियर्स ने भी बहुत काम किया है, खाना वाना सब सकारात्मक, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। तीसरा, सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। हिंदी जो भाषा पढ़ाते हैं उनसे मिलने का हमें बहुत कम मिलता है। हम हमेशा लिंग्विस्ट के साथ, भाषा विज्ञान के लोग हैं, उनसे मिलते हैं। तो इसमें मुझे बहुत खुशी ये हुई कि उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और जो प्यार मिला मुझे सबसे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और आशा है कि अगली बार भी हम इस तरह मिलेंगे। नमस्कार। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वक्त हम पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ खास मेहमान हैं जो मैं साथ साथ में आपको एक दृश्य भी दिखाऊं। ये रोशियो नाम की एक जगह है जो यहाँ की एक केंद्रीय जगह है, सेंट्रल पॉइंट है लिस्बन का बिजनेस सेंटर। और इसके बारे में और विस्तार से हमारे जो होस्ट हैं, मेज़बान हैं शिव कुमार जी, वो बताएंगे। उन्होंने गोष्ठी के भी वही होस्ट हैं, और उन्होंने सफलतापूर्वक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। किस तरह की चुनौतियां आई और क्या उनके तजुर्बे रहे, मैं शिव कुमार जी से आपको जोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मीना साहब। चुनौतियाँ तो बिल्कुल किसी भी सम्मेलन को करने में चुनौतियाँ होती ही हैं, और जब आप सरकारी स्तर पर कोई काम करते हैं, चाहे वो भारत में है चाहे यूरोप में है, समस्याएं होती हैं क्योंकि वहाँ नियम कानून बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके हिसाब से आपको काम करने पड़ते हैं। मेरा लेकिन इस सम्मेलन को करने के पीछे एक मेरा बड़ा सपना ये था कि मैं इसके पहले भी जिन भी हिंदी सम्मेलनों में रहा हूँ, वहाँ पे कई बार लोग कभी एक तरह से अराजकता नहीं कहूँगा, लेकिन उसके आसपास की स्थिति होती थी, और लोग यह कह देते थे यार हिंदी का कॉन्फ्रेंस है, ऐसा होता रहता। तो उस दिन से मेरे दिल में कहीं ये था कि मैं अगर कभी जीवन में कॉन्फ्रेंस करूं तो इस मिथक को तोड़ा जाए कि हिंदी का कॉन्फ्रेंस भी क्वांटम फिजिक्स के कॉन्फ्रेंस जैसा हो सकता है। और इसकी सफलता जो है, बाकी लोगों ने मेरे सर मढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी सफलता जो है ये सम्मेलन मेरा नहीं, हम सभी का सम्मेलन था। हिंदी से जो भी लोग प्यार करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये सम्मेलन उन सभी का था। और इसमें खुशी की बात यह है कि करीब 100 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें आए, और जो भाग लेने वाले सिर्फ जो है कि विशेषज्ञ लिंग्विस्टिक्स के ही नहीं रहे, उसके साथ साथ उसमें जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी भी आए, कुछ ने यहाँ पे जो है कि अपने जीवन की एक तरह से कह सकते हैं कि शोध जीवन की शुरुआत की यहाँ से। उन्होंने अपना पत्र जो है यहाँ प्रस्तुत किया। तो पहले 2 चरण जो इस सम्मेलन के थे वो तो मेरे हिसाब से लगता है कि काफ़ी सफल रहा है। तीसरा चरण जो अभी बाकी है, जिन लोगों ने इस सम्मेलन के दौरान अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं और उस पर जो टिप्पणियाँ दी गई उसके उनके आधार पर या उनको जोड़ते हुए लोग पुनः अपने पेपर को फिर से वापस भेजेंगे मुझे, और उस पर फिर पीयर रिव्यू के आधार पर उसको प्रकाशित करने की योजना है, ताकि ये फिर जो लोग इसमें नहीं जुड़ पाए इस सम्मेलन में, या जो इस सम्मेलन से जो खास बातें बाहर आईं, ताकि वो हर विश्वविद्यालय तक, हर जगह, हर संस्थान तक पहुँच सके जहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी का पठन पाठन जुड़ा हुआ है। आप क्या इस जगह के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जगह बड़ी खूबसूरत दिख रही है। इस जगह का नाम है रुस्यू, और ये जगह जो है काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, और कहते हैं कि जब रोमन यहाँ पे थे तो ये रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि रोमन साम्राज्य की जो खासियत होती थी कि वहाँ पे एक बीच में एक बड़ा सा स्क्वायर होता था जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसके आसपास जो है उनके सैनिक, उनके घोड़े आदि रहते थे। तो ये उन गिने चुने जगहों में से एक है पुर्तगाल में, जहाँ पे आज भी वो इस जगह को उन्होंने बरकरार रखा है उसी स्वरूप में जैसा ये हज़ारों साल पहले हुआ करता था। तो जो गोष्ठी के बारे में मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पे हिंदी की गोष्ठियों में आप भी शामिल हुए होंगे। आप जानते हैं कि ऐसा होता है कि ज़्यादातर वक्ता बिना किसी तैयारी के आते हैं और जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और ये किसी सामान्य वक्ता या विद्यार्थी की बात नहीं है। ये बड़े बड़े आलोचकों को मैंने देखा है जो बहुत बड़ा नाम है, जिनका बिना किसी तैयारी के आते हैं, कोई टिप्पणी कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं। लेकिन ये गोष्ठी इस मायने में काफ़ी अलग रही, क्योंकि जो सैकड़ों गोष्ठियों में मैंने इससे पहले हिस्सा लिया,
उसमें कम से कम आधे से ज़्यादा पर्चे और बोलने वाले कैजुअल बिना किसी तैयारी के आते थे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग तैयारी के साथ आए, उनके पास में एक तकनीक थी, एक विषय था निश्चित, पहले से एक पेपर था और पूरी तैयारी थी। तो इससे जो संवाद है वो सार्थक हो पाया। और जो विषय था इस गोष्ठी का द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के तौर पर हिंदी के अध्यापन को लेकर के था, हिंदी टीचिंग एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। तो उस पर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं और जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि जो विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया, उनके फीडबैक को शामिल किया गया कि वो हिंदी पढ़ने में क्या चुनौतियाँ देखते हैं, क्या समस्याएं देखते हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। वो फीडबैक वाला सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो कि गोष्ठियों में नहीं होता। सवाल जवाब के लिए अलग से 10 मिनट दिए गए थे, 20 मिनट बोलने के लिए। मैं देखता हूँ कि हिंदी की गोष्ठियों में होता है कि कहते हैं कि 5 मिनट में बात ख़त्म करिए, 2 मिनट में बात ख़त्म करिए। अब कोई हज़ारों किलोमीटर से चल के आया है, उससे आप कहें कि 2 मिनट में बात ख़त्म करिए, तो उसके आने की सार्थकता कुछ भी नहीं है। और फिर सवाल जवाब के लिए कोई मौका नहीं होता। लेकिन इसका स्वरूप ऐसा था जिससे काफ़ी सीखने को सबको मिला और सब एक दूसरे से जुड़ पाए, एक दूसरे से सीखने का एक अच्छा अवसर था। तो इस तरह का ख्याल आपको कैसे आया, क्योंकि हिंदी में तो इस तरह का ट्रेंड नहीं है? देखिए, इसके जवाब में तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका थोड़ा जवाब मैंने पहले प्रश्न में भी दे दिया आपको। क्योंकि मेरा देखिए, हम सभी का एक तरह से नैतिक और नमक का हिसाब यहाँ बनता है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी हिंदी के हिसाब से चल रही है। तो हमें हिंदी को स्थापित करना होगा, हमें खुद हिंदी को सम्मान देना होगा। और हम सम्मान कैसे दे सकते हैं? जैसे आपने खुद कहा, जब तक हम अपनी विषय को लेकर गंभीर ना हो, हम खुद एक गंभीर शोध और चिंतन करें, और जो लोग इस पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको समय, मौका और प्लेटफॉर्म प्रदान करें, ताकि वो जो गंभीर बातें हैं वो उस पर उभर कर बाहर आएँ। हमारे हाइंस जी ने कहा कि जैसे कि कई बार वो हिंदी पढ़ाते हैं और वो अकेला महसूस करते हैं, ये है वो है। तो अगर यूरोप में, खासकर मैं भारत के बारे में तो नहीं कह सकता, यूरोप में अगर हम दूसरी भाषाओं को देखें जो विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, उनका स्थान और हिंदी का स्थान ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसके लिए काफ़ी हद तक हम जो हिंदी के शिक्षक हैं वो भी जिम्मेदार हैं। हम अपना काम ढंग से नहीं करते, हम अपनी तैयारी ढंग से नहीं करते। और जैसे आपने सम्मेलन का उदाहरण दिया, तो सिर्फ सम्मेलन की ही बात नहीं है। कई बार ये जो शिक्षक हैं क्लास में भी पढ़ाने जाते हैं, कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं। यूरोप में भाषा शिक्षण या कोई भी शिक्षण का उसकी अपनी एक संरचना है। लोग इसको काफ़ी संजीदगी से लेते हैं और इसलिए काफ़ी तैयारी करके जाते हैं। 2 घंटे पढ़ाने के लिए कई बार शिक्षक खुद 6 घंटे पढ़ के जाता है ना। और यहाँ पे जो है कि आज के सूचना क्रांति के समय में आप ये सोच कर नहीं जा सकते कि छात्रों को आप जो है शून्य से पढ़ाना शुरू करेंगे। आज के समय में कई बार छात्र भी जो है, अगर हम 10 की बात करें तो 8 या 7 तक पहुँचा हुआ होता है। तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये कहाँ किस पानी में है, कहाँ तक ये आपको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो भाषा शिक्षण में कई बार जो है ये चीज़ें बच्चों को हतोत्साहित करती हैं कि अच्छा ये तो खुद तैयारी करके आए नहीं है, इनको तो खुद ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं पता नहीं है, भाषा शैली क्या होनी चाहिए। तो मेरा अपना मानना ये है, जो मैं पिछले 2-3 हिंदी सम्मेलनों में रहा हूँ, कई जगहों पे मैंने देखा है कि हिंदी कैसे पढ़ाई जा रही है। चलते हुए अगर हमको ट्रेन पकड़िए तो चलते हुए बात करते हैं। पॉइंट पूरा करिए। तो ये है, ये मेरा बहुत पहले से सपना ये था कि हम हिंदी को भी, जो दूसरी भाषाएं विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हैं, उस मंच पर ले आएँ। और इसके लिए सबसे पहले हमें सम्मान करना होगा। हम अगर अपने काम को सम्मान नहीं देंगे, अपने काम को संजीदगी से नहीं लेंगे, तो दूसरे कैसे सम्मान देंगे संजीदगी से? दूसरा, मैंने इस सम्मेलन में जो है कि निमंत्रण पे नहीं था, ये कॉल फॉर पेपर था। तो और ये विशेषज्ञों के द्वारा जो है मूल्यांकित किया गया, जिसमें कि हंस जी भी थे, राम प्रसाद भट्ट जी भी थे, और भी जो यूरोप में काफ़ी सारे जो शिक्षक हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वे लोग थे। तो उनकी टिप्पणियों के आधार पे ही यहाँ पे जो है लोगों का चयन किया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको बुलाऊँ, आप मुझे बुलाएं। तो ये जो है भाई भतीजावाद जो है हिंदी के शोध के क्षेत्र में, मैंने उससे बचने की कोशिश की। नहीं, आपने बचाया सचमुच, सही बात। एक बात तो ये है, ज़मीन आसमान का फ़र्क, वो मैं हमारे यहाँ भी देखता हूँ। हमारे यहाँ
जो प्राच्य भाषाओं के जो विभाग होते हैं पूर्व यूरोप में, उसमें सबसे ज़्यादा छात्र चीनी के लिए आते हैं और चीन सरकार उसमें भी मदद काफ़ी देती है। वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, उसके साथ कई समस्याएं भी होती हैं, खासकर राजनीतिक समस्याएं होती हैं, वो सब मैं जानता हूँ। पर हमको हिंदी पढ़ाने के तरीके आगे बढ़ाने चाहिए, वो हम जानते हैं, हम पीछे हैं एक तरह से इसमें। पर बहुत लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और मेहनत करते भी हैं। और इन मेहनती लोगों को हिंदी एक के मंच पर लाने की जरूरत है। तथाकथित हिंदी प्रेमी हम सब हैं, हम चाहे या ना चाहे हिंदी के प्रेमी, है ना। तो वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग जगहों पर बैठ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर किसी तरह से हम सम्मिलित करके कुछ किसी तरह से काम करें और आगे बढ़ाना चाहिए, वो मैं ये मानता एक बात और है, जो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग शिक्षण जो सामग्री तैयार की गई है, उसको भी साथ लाने का प्रयास होना चाहिए, ताकि एक तो हम जो कंटेंट है उसको भी उसका आदान प्रदान किया जा सकता है, और दूसरा जो पद्धति है, शिक्षण की पद्धति, भाषा पढ़ाने की पद्धति, उसका भी आदान प्रदान किया जा सकता है। उसमें तरक्की लानी चाहिए ना, तरक्की लानी चाहिए। वो किसी भी बात वही करते जाएं, फायदा नहीं है। जी हाँ, हम प्रोसीड कर सकते हैं, हम जहाँ जा रहे हैं ये रोड पीछे जाना, वहाँ चलते हैं। अच्छा, उधर जाना है। मुझे पूरे दिन का टिकट खरीदना है, जो पूरे दिन घूमने वाला टिकट है वो यहाँ से मिलेगा। पूरे दिन वाला ठीक है, हाँ, वो वाले बस वाले, बस और ट्रेन दोनों में, बस और ट्रेन में जो घूमने के लिए, ठीक है। नहीं, वो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं अभी। तो आपको क्या हॉप ऑफ वाली बस चाहते हैं? इन्होंने जो लिया है आपने पूरे दिन का टिकट लिया है 24 घंटे वाला है। मेट्रो से? 11 यूरो के लगभग है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मीणा साहब जो जेएनयू से हैं, लेकिन आजकल टर्की में काम कर रहे हैं, ये बहुत मेहनती इंसान हैं और इनकी मदद की जानी चाहिए। और आप इस तरह से काम करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदी की भी तरक्की होगी जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। बधाई बधाई सर, बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद, आपने यूरोप में मोर्चा संभाल रखा है। हाँ। हम भारत में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मित्र लोग जानते हैं कि मैं तो आज एक जो मुख्य बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। नई पीढ़ी अपना काम स्वयं देखे, उनको नई नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो भाषा के मामले में हो, साहित्य के मामले में हो, या फिर संस्कृति या इतिहास के मामले में हो। क्योंकि नई नई हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं, पुरानी चीज़ें वो जो मिल रही हैं अलग अलग तरह से, बहुत जगह वो एक तरह से दबी पड़ी हुई हैं। जैसे रोम में आप देख लीजिए, या फिर फ्रांस में देख लीजिए, या यहाँ इस देश में भी मेरे ख्याल से पुर्तगाल में होगा, बहुत सामग्री होगी, हिंदुस्तान में भी है। हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस पर शोध करें, उसको देखें या उसकी खोज करें। ये मुख्य बात होनी चाहिए। और एक बात इसमें और भी जोड़नी चाहिए कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार की जो प्रवृत्ति रही है या नीति रही है कि भारतीय संस्कृति, हिंदी या भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की, संस्कृत को भी आगे बढ़ाने की, लेकिन ये प्रयास जो है, जो लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे इन कर्ता धर्ताओं में जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं, वहाँ पे शैक्षणिक व्यक्तियों को भी रखने की ज़रूरत है, प्रोफेसर आदि को भी रखने की ज़रूरत है। तभी वो समझ पाएंगे कि इस विषय का क्या महत्व है, उस विषय का क्या महत्व है। तो जो एक राजनीतिक पहल की ज़रूरत है, वो पहल तो हो रही है, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन और उससे जो सफलता मिलनी चाहिए, उससे हम दूर इसलिए हैं क्योंकि हम जो इस नीति को सफल बनाने के लिए जो संरचना चाहिए, वो हम सही संरचना नहीं ला पा रहे हैं आगे। तो मुझे लगता है एक बार सरकार को भी इस पे जो है शैक्षणिक और या जो विदेश में भी जो हिंदी वगैरह की सेवा कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं की, भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, वहाँ पे 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, या ICCR के चेयर जैसे मीणा साहब हैं, जब ये वापस जाते हैं या बीच बीच में इनका भी फीडबैक लेना चाहिए और उस फीडबैक को, उस टिप्पणी को बहुत ही गंभीरता से उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणी हवा में नहीं बनाई गई है। ये उस संदर्भ में, उस समय में रह के काम करके उसके आधार पर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है चंद्रमा के ऊपर बातें कर रहे हैं, 4 लोगों की किताबें पढ़कर धरती से आप ज्ञान दे रहे हैं। आप जब चंद्रमा पे होंगे, चंद्रमा पे जब आप जो है कुछ समय बिताकर वापस जब धरती पर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जीवन क्या है, कैसे वहाँ काम होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं ना, उसका जो है, मैं सोचता हूँ कि इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
और जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेड होता है या डॉक्यूमेंटेशन जिसका भी होता है उसको फिर प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि जो आने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनका जो लोग आ चुके हैं उनका जो अनुभव है वो दूसरे को मदद दे सके। ये महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन के दौरान हमारी भी कोशिश है कि जो भी पत्र प्रस्तुत किए गए हैं हाँ और उन टिप्पणियों को फिर से उस पर काम करके हाँ और उन आलेखों को ऐसे भी छापने से पहले फिर दो लोगों के जो है बिल्कुल दो लोगों को भेजा जाएगा कि आप क्या समझते हैं, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या कमी है, और उसके बाद ही इसको प्रकाशित किया जाएगा, ताकि जो हम सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं, जो हम किताब छापने वाले हैं, उस किताब की भी विश्वसनीयता बढ़े। चार लोग उसको अगर पढ़ें और या उसको कहीं पे उसको जो है उसको संदर्भ में लाएं तो उनको लगे कि हाँ इस पे जो है वाकई में विशेषज्ञों द्वारा अच्छा काम हुआ है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, कोई भी करे इस तरह के काम हिंदी में हो या दूसरे जो है क्षेत्रों में, तो इस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। देखिए यूरोप बहुत आगे साइंस में इसलिए भी है क्योंकि उनका एक अपना स्ट्रक्चर है और हम चाहे ना चाहें उस स्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिलता है और हमें उसको कॉपी करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों को हम जो है कॉपी नहीं कर रहे हैं, बस जो गलत चीज़ें हैं हमारे यहाँ वो भारत में बड़ी तेज़ी से धड़ल्ले से कॉपी हो रही है। नहीं, कॉपी की अलग बात है, सीखना बिल्कुल, और अपना जो प्रयोग है वो करना जरूरी। बिल्कुल, जो अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है उस मॉडल को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। पद्धति पे बहुत सुधार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो भारतीय मानव संसाधन मंत्रालय है उसको इस पर ध्यान देना जरूरी है कि जो पद्धति है, शिक्षण पद्धति हो, शोध पद्धति हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो रही है तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यूरोप हमसे इसीलिए आगे है क्योंकि उनकी जो मेथोडोलॉजी है, जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और वो हर चीज़ को जो है एक तरह से विभाग बनाकर रखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक विशेषज्ञों की समिति होती है और कई बार होता है कि जो सबसे बड़ा जो फैसला होता है वो जो है कि वित्त विभाग वाले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी सिस्टम ऐसा है कि आपके पैसे की जो है सरकारी पैसे की खासकर बर्बादी ना होने पाए उसके लिए समिति होती है। लेकिन कई बार है कि इसमें जो है शैक्षणिक वाला हिस्सा जो है कई बार छूट जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो अधिकारी हैं उनका फैसला इतना बड़ा हो जाता है कि जो उसके पीछे जो सारी जो शैक्षणिक मेहनतें हैं, सारी जो शैक्षणिक केंद्र बिंदु हैं, सलाह हैं, वो गौण हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जो है कि यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टम जो है वहाँ पे भी बदले। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, कई लोग पूछ रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उनका परिचय भी दीजिए क्योंकि आपने देर से शुरू किया है। मैं बता दूं कि ये शिव कुमार जी हैं, लिस्बन विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन केंद्र में हैं। प्रोफेसर हेंस को आप सब लोग जानते हैं, अब लोकप्रिय हो गए, अब लोकप्रिय हो गए आप हिंदी के लोगों के बीच में। और जो हमारे साथ दो और लोग हैं, प्रोफेसर राम प्रसाद जी हैं, वो हैम्बर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में हैं, और प्रोफेसर सुब्बा राव दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हैं। इस वक्त हैं हम लिस्बन में, जो पुर्तगाल की राजधानी है, और यहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन। देखिए, गोष्ठियों की जो विशेषता आप देखिए, भारत में गोष्ठियाँ होती है, मुझे हमेशा इसी बात से तकलीफ़ होती है कि उसमें मित्रता के आधार पर, रिश्तेदारी के आधार पर लोगों को बुलाया जाता है। तो इन्होंने जो तकनीक अपनाई कि भाई सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट मांगे जाएं, और हिंदी की गोष्ठियों में एब्स्ट्रैक्ट मांगने का चलन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मांगे जाएं, उनकी समीक्षा की जाए और उसके आधार पर बुलाया जाए। और उसके बाद भी जो सबसे बड़ी चीज़ है, भारत में गोष्ठियों में क्या होता है, हिंदी की गोष्ठियों में कि अगर पेपर या तो पब्लिश नहीं होते, अगर या उनको जिस रूप में आए उसी रूप में छाप करके और गोष्ठी में वितरित कर देते हैं। अब इसमें जो बातचीत हुई है, लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं, सवाल आए हैं, उसके आधार पर फिर उनका पीयर रिव्यू होगा और फिर उनको पब्लिश करने की बात आएगी। तो इससे क्या है, उनके स्तर में सुधार आएगा और वो और अच्छे हो पाएंगे। पहले ही बहुत अच्छे हैं, फिर और अच्छे होंगे और एक स्तरीय सामग्री हमारे पास में तैयार हो सकेगी। तो इस प्रविधि को अपनाया जाना चाहिए हिंदी की गोष्ठियों में भी। इससे हम अपना अकादमिक स्तर ऊपर उठा सकते हैं। और ये शहर भी बहुत खूबसूरत है, आप साथ साथ में हम बात कर रहे हैं और ये शहर भी देखते चलिए। मैं इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन खूबसूरती आपके आँखों के सामने है। और हमने पैदल घूमते हुए, मैंने और प्रोफेसर हेंस वेस्लर ने पड़ताल की कितने भारतीय पौधे यहाँ पे मिलते हैं, तो हमने पाया कि कनेर का पौधा मिलता है। कल मैंने नीम भी देखा सर। अच्छा, हाँ। नीम, कल मुझे नीम भी, हाँ, नीम नीम जैसा होगा, नीम जैसा मिल गया।
सिर्फ एक पेड़ था, कहाँ पे? फिर मैंने उसका तना देखा, उसका मैंने बिल्कुल पत्ता नीम जैसा है, नीम पत्ता नहीं है। देखा, पत्ते का स्वाद देखा, पत्ता खा के देखा, तो वो क्योंकि नीम सिर्फ दक्षिण एशिया में ही पाया जाता है। मैं होटल के पीछे जो रास्ता है बगल में से जो ऊपर चढ़ाई है, जहाँ से यूनिवर्सिटी का सीधा रास्ता है, वहाँ पे काले पत्ते हैं उसके थोड़े इतने, नहीं वो नीम जैसा लगता है, नीम नहीं है। उसको खा के देखिए आप, उसकी टहनी को आप देखिए, तो जैसे आप नीम का दातुन करते हैं, दातुन जैसा भी आपको मिलेगा और स्वाद भी मिलेगा, और तना भी वैसा ही है। तो नीम की फैमिली का होगा या नीम के बहुत करीब है वो। हाँ, हो सकता या तो बहुत करीब है, या तो आप नशे में हैं, आप बकवास बोल रहे हैं। या जोश में है, नशे में नहीं, जोश में है। इनका इतना लगाव है यहाँ लिस्बोआ से पड़ रहा है कि अभी इस तरह से पागल हो गई है। भारतीय पेड़ ही दिख रहा है। नहीं, इसके अलावा अरंड दिखा, अरंड है, अरंड है यहाँ पे। अरंड है, अरंड का जो और- पेड़ है यहाँ पे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पुर्तगाल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो हमारे यहाँ उत्तर यूरोप में नहीं मिलते, हाँ। और जो शायद हिंदुस्तान में मिलते हैं, उसके जैसे चीड़ के जैसे पेड़ हैं, वैसे की चीज़ें। आप इसके बारे में ये इसके बेस्ट। बारे में ये बता सकता हूँ कि ये सामने जो है, हाँ, ये क्या है इस जगह का सामने? नाम है रेस्टोराडोरस। हाँ, रेस्टोराडोरस का मतलब रिस्टोरेशन। हाँ। तो 1580 में सॉन सेबेस्टियान जो है यहाँ के बहुत कम उम्र के जो है राजकुमार थे, और वो सेवता की लड़ाई में गए थे अफ्रीका में। उस लड़ाई में वो जो है मारे गए, लेकिन उनका शरीर आज तक जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी भी जो है पुर्तगाली जो इतिहास के जो है कि मिथ में अभी भी माना जाता है कि किसी दिन वो वापस आएंगे। तो क्योंकि उनका शरीर प्राप्त नहीं हुआ, तो लेकिन उनके बाद कोई जो उनका जो सबसे करीब, उनका कोई बेटा नहीं था। उनका उस समय नियम ये होता था कि अगर आपका बेटा नहीं है तो राजा वही बनेगा जो आपका सबसे करीबी रिश्तेदार था। और उस समय सबसे करीबी रिश्तेदार था स्पेन का राजा फिलिप, और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ स्पेन माफ़ कीजिए पुर्तगाल पे कब्जा कर लिया। तो 1580 से लेकर 1640 तक पुर्तगाल जो है स्पेनियों के कब्जे में था। 1640, लेकिन ये चीज़ कभी भी जो है पुर्तगाल के जो सम्रांत लोग थे उनको कभी अच्छा नहीं लगा। तो आज़ादी को वापस पाने के लिए या पुर्तगाल को स्पेन के कब्जे से निकालने के लिए सेना यहाँ से चली थी, ठीक है। इसको जो है इसलिए रेस्टोरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, हमारे मित्र ऋषि चौबे जी आपको नमस्कार कह रहे हैं। वो प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हैं, और सब कह रहे हैं कि प्रोफेसर हैंस बहुत बिंदास आदमी है। बिंदास हिंदी बोलते हैं। हमारा देश, हमारा ज़माना भूमंडलीकरण का ज़माना कहा जाता है, वो बिल्कुल सही है ना। सीधे ये तो तरह बड़ा के बसता लोगों है, से हैं? हम संपर्क में रहते हैं। हाँ, बता रहे हैं कि आपसे मुलाकात है ऋषि चौबे जी की। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में आप गए थे? हाँ हाँ, उधर कोलकाता में बिल्कुल। हाँ, मैं जानता हूँ, हमारे दोस्त नफरास अफरीदी है, वहाँ ऋषि से भी मुलाकात हुई वहाँ पे, मुझे याद है बिल्कुल। मैंने भाषण भी दिया उनके विभाग में। अच्छा, हाँ, इस समय यहाँ आपने बताया कि सारा कहाँ से, स्वीडन से हैं, हाँ। जर्मन है लेकिन स्वीडन में रहते हैं। हिंदी ये पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी नहीं, वो और भी करते हैं। इंडोलॉजी पढ़ाते हैं। इंडोलॉजी क्या है? सर का बैग और लेके आते फिर हैं। आप लीजिए, मैं सर का बैग ले आता हूँ। वो गिर गया क्या? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। बोलते और रहिए। फिर सुब्बाराव जी हैं, भारत से हैं, इस समय दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर आप हैं, पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं इनकी जगह जर्मनी से आप जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते बिल्कुल हैं। और जर्मनी में तो आपको मालूम है कि हिंदी और संस्कृत का एक तरह से गढ़ माना जाता है जर्मनी का। तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आप 2020 में आप कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी जी, सम्मेलन जी, जर्मनी में हो। जी जी, तो उसके लिए आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, वो करना जरूरी है बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर आपको देखिए, अगर हिंदी का प्रचार और प्रसार करना है हाँ हाँ और हिंदी को आगे बढ़ाना है हाँ हाँ, तो ये जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक बार रुक जाएंगे हाँ हाँ, तो फिर वो एक तरह से जो
रुकावट एक बार आ जाती है, वो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं तो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई कि आपने जो है वो जो पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको आगे बढ़ा करके यहाँ किया। और ये अच्छा भी है, देखिए हम ज्योग्राफिकली भी देखें भौगोलिक दृष्टि से, बिल्कुल। पहले स्पेन में हुई है, फिर फ्रांस में हुई है, फिर हम पोर्तुगाल पहुँच गए, उसके बाद हम जर्मनी चले। बिल्कुल बिल्कुल। इस रफ्तार को बनाए रखना है। नहीं सर, ये रहेगी भी। आपका आशीर्वाद जरूरी है और हाइंस तो है ही, हाइंस तो इसके पार्ट हैं और बहुत सारे दूसरे लोग हैं। एक इसकी ऑर्गेनाइजिंग परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाइए। हाँ, ये तो भारत सरकार परमानेंट का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। भारत सरकार का मामला है। नहीं, और इस तरह के आयोजनों जैसा गूगल ग्रुप बना के सब एक दूसरे से जुड़े रहे हैं जी जी। और कोई नया सॉफ्टवेयर है, नई तकनीक है, जैसे अमेरिका के लोगों ने साझा की इस तरह के नए ऐप हैं जो डाटा प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के विज्ञान हैं, जो विद्यार्थियों को मदद करते हैं ध्वनि सीखने में, उनके संवाद बेहतर करने में। तो वो एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं और उससे अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। मैं तो इतने सालों से इससे जुड़ा हूँ। ये 1994 से मसूरी से हमने शुरू किया था। अच्छा। और मेरे पास मटेरियल बहुत है। उसके बाद जर्मनी में आने के बाद हमने जर्मन में मटेरियल शुरू किया, उस तैयार है मेरे पास काफ़ी। और मुझे आशा है कि इस साल के अंत तक हमारी कम से कम एक पुस्तक तो प्रकाशित हो जानी चाहिए अरे वाह। हिंदी वार्तालाप के लिए, हाँ, बोलचाल भी आगे से हैं? आगे से चलते हैं। वो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए एक कोर्स। हाँ। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि व्याकरण अगर संभव हो, इसमें बहुत लोगों की मदद चाहिए होगी। पकड़ के रखिए, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। जी जी जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये वास्तव में उनकी कंप्लेंट है या वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि कोई अच्छी किताब नहीं है, अच्छी पुस्तक नहीं है जो पेडागोजिकली जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके। उसको मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी काम उपलब्ध है और एक्सपेरिमेंटेड है, प्रयोग किया है हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना हिंदी पढ़ाने का मैंने। ध्यान से तजुर्बा भी शेयर करेंगे कि भाई आप लोग काफ़ी दिनों से हिंदी पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो किस तरह का तजुर्बा है, क्योंकि भारत में हमेशा जो हिंदी की गोष्ठियाँ होती है जी। तो लोग ये सब कितना कह करके अपना काम चला लेते हैं कि इतने देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हाँ। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है उन देशों में, विद्यार्थियों की कितनी रुचि है और क्या मुश्किलें हैं हिंदी पढ़ाने की, और भविष्य क्या है हिंदी शिक्षण का, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नौकरियां हैं या नहीं, हमें देखिए कोई अवसर यहाँ मिलेगा पे या नहीं। बिल्कुल ये बहुत सही बात कही। और एक चीज़ यहाँ पे जो है कि खासकर हिंदी के क्षेत्र में लोगों को समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ जो है भावनाओं के आधार पे जो है वैज्ञानिक काम नहीं कर सकते या हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ आप अपनी मतलब चार लोगों को आपने बुला लिया और चारों ने जो है बोल दिया कि हाँ हिंदी जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इतने इतने देशों में बोली जाती है, ऐसा है वैसा है। इससे आगे क्या? ठीक है, हिंदी अगर दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो इंटरनेट पे कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? एक अभी भट्ट जी ने भी पीछे कहा कि अभी तक अच्छी किताबें नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से बचिए। आप अपने जो है कि देखिए कि आपकी संरचना और आपका आधार कैसा है। अगर कमजोर है तो आप अपनी नींव को पक्की कीजिए। देखिए गाँव में भी घर बनाने से पहले, बहुत बढ़िया बात। घर गाँव में भी अच्छा से मतलब कम से कम पढ़ा लिखा आदमी ये जानता है कि नींव जो है जितनी मजबूत होगी आने वाले समय में घर अच्छा होता जाएगा। वो घर की छत के बारे में बाद में सोचता है, नींव के बारे में पहले। हिंदी में उल्टा हो रहा है। देखिए घर की छत को जो है उस पे जो है ख्याली पुलाव जो है पकाए जा रहे हैं, नींव पे कोई काम नहीं कर रहा के है। साथ दीवारें भी तो खड़ी करनी है। बिल्कुल। इसके बाद आगे में छत। बिल्कुल। तो ये हिंदी और हिंदी के विशेषज्ञों की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जर्मनी में तो वास्तव में हिंदी का बड़ा अच्छा माहौल है, लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन एक मुद्दा हमेशा होता है और वो मुद्दा ये है कि हिंदी क्या सिर्फ बोलचाल की भाषा रहेगी या कभी रोजगार की भाषा भी बनेगी? ये महत्वपूर्ण है। जब तक रोजगार की भाषा नहीं बनती है हिंदी, तब तक वास्तव में ठीक है लोग सीखेंगे और फिर भूल जाएंगे, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वैसे हाँ। हिंदी सीखने का मतलब सिर्फ भाषा नहीं है। हिंदी सीखने का मतलब है भारतीय संस्कृति जानना, भारतीय इतिहास को जानना, भारतीय दिमाग को जानना, भारतीय समाज को जानना। लेकिन वो सिर्फ एक
संदर्भ है, एक पार्ट है, क्योंकि भारत सिर्फ हिंदी नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इसलिए जब तक रोजगार नहीं होगा, उससे क्या होगा कि हिंदी का जो प्रसार है वो बढ़ेगा, लोगों में रुचि आएगी, लोग उसका सम्मान करना सीखेंगे, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो सम्मान वास्तव में मिलता है। बिल्कुल। तो उस आधार पे वो आगे बढ़ेगा। जहाँ तक जर्मनी की बात है, जर्मनी में पहले लगभग 16 विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाई जाती थी। फिर आज क्या स्थिति है? अभी स्थिति इतनी थोड़ी खराब हो गई दुर्भाग्य से कि आज की तिथि में 12 विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाई जा रही है। अभी 4 या 6, जो पहले 18 थे फिर 16 हो गए, अभी 12 हैं। तो ये तो एक तरह से भारतीय विदेश नीति के लिए भी जो है क्या कहते हैं, इसके दो पहलू हैं। मैं सोचता हूँ आप सही पूछ रहे हैं, इसके दो पहलू हैं, क्योंकि पहले भारत सरकार का कोई दखल नहीं होता, भारत सरकार दिलचस्पी भी नहीं दिखाती थी, सच बताऊँ तो। अच्छा। अभी थोड़ी दिलचस्पी दिखाने लगी। तो जो जर्मनी में जो अभी जो कुछ हो रहा वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो अच्छी हो रही है, उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन चाइना तो कर रहा है ना, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट इतने खोल दिए, और उसके साथ क्या होता है कि उनका सिर्फ भाषा नहीं लेकिन संस्कृति का प्रसार हो रहा है और लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उसमें उसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है और उसका जो परिणाम होता है छात्रों की संख्या बढ़ेगी। अगर छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो भाई निश्चित है कि लोग भारत जाएंगे, भारत के बारे में लिखेंगे, अनुभव करेंगे, शोध करेंगे, तो उससे आगे बढ़ेगा सब कुछ। देखिए अभी भारत जो विद्यार्थियों की संख्या है कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है वो उसका कुछ और कारण है, वो जर्मनी की अपनी समस्या है। हिंदी के प्रति लोगों का आकर्षण है, ये सच है। अच्छा। नहीं देखिए, आर्थिक कारण जो है भाषा को बढ़ाने में वाकई में आज के समय में सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ी मदद देता है। लेकिन भाषा की जो संरचनाएं भी होती हैं, भाषा की जो लिपि होती है, भाषा का जो व्याकरण होता है, ये भी भाषा को लंबे समय में कि वो भाषा चलेगी या नहीं चलेगी इस पर निर्भर करता है। आप अंग्रेजी को देखिए, 200 साल पहले कोई जानता नहीं था कि अंग्रेजी जो है विश्व भाषा बनकर उभरेगी, लेकिन आज स्थिति है ना। हिंदी के साथ अच्छी बात यह है कि हिंदी जो है काफ़ी जो है कि अगर उसको हम भाषा विज्ञान की दृष्टि पे देखें तो काफ़ी वैज्ञानिक भाषा है, जो बोलो सो लिखो, जो लिखो सो बोलो। और जो नियम कानून भी हैं, जो व्याकरणिक जो नियम हैं, वो काफ़ी हद तक जो है सामान्य हैं। अगर जैसे आप जर्मन आप मातृभाषी की तरह बोलते हैं, मैं पुर्तगाली मातृभाषी की तरह बोलता हूँ, है ना। इन भाषाओं के और फ्रेंच है या स्पेनिश है, इन भाषाओं को जो विदेशी भाषा के रूप में सीखते हैं, वहाँ पे इतनी सारी जो है असामान्य चीज़ें आती हैं, है ना। तो जैसे हिंदी में अगर सामान्य वर्तमान लीजिए तो उसमें जो है कि कहीं पे भी कोई भी जो है असामान्य संरचना नहीं है। अगर आप एक बार ता, ते, ती और उसके बाद जो सहायक क्रिया का प्रयोग जानते हैं तो आप वर्तमान क्रिया जो है सामान्य वर्तमान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल है ना। अगर आप सामान्य वर्तमान जानते हैं तो जो है सामान्य भूत में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। बस आपको जो है वो वहाँ की सहायक क्रिया की जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी को जो है व्याकरण के स्तर पे हो चाहे लिपि के स्तर पे हो, पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन समस्या जो है यही है कि इच्छा शक्ति की कमी है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक भी और शैक्षणिक भी। बिल्कुल। जो भारत में हिंदी एक तरह से जो गुरु लोग बैठे हैं, बाबा लोग जो बैठे हैं, उनको हिंदी से कम और अपनी राजनीति से ज़्यादा जो है लेना देना है। और उनकी जो ये जो क्या कह सकते हैं कि जो दूरदर्शिता की जो कमी है, ये हिंदी को बहुत पीछे ले जा रही है। चाहे एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार के जो बहुत सारी जो नीतियाँ हैं, भारत सरकार की बहुत सारी जो नीतियाँ हैं जिसमें कि विद्यार्थी भारत जाके हिंदी पढ़ सकते हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है या चल सकता है, क्योंकि यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और कई बार बच्चे वहाँ से जो भारत से आते हैं उनका अनुभव जो है इतना ख़राब होता है कि आप जीवन भर के लिए एक जो है भारत का राजदूत बनाने के बजाय भारत का एक दुश्मन तैयार करते हैं। नहीं, देखिए इसके लिए हम राजनीति को दोष नहीं दे सकते। यहाँ राजनीति का कोई दोष नहीं है, सीधे शैक्षणिक जो वर्ग है, समाज में जो सुधार होने चाहिए और वो व्यक्तिगत रूप पे होने चाहिए। हर परिवार को ये इस पर सोचना चाहिए कि उनका बेटा क्या कर रहा है।
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसे मैं देखता हूँ जर्मनी में कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी मतलब अच्छे ढंग से सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और दूसरे की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कि हमारे यहाँ कि बेटा है, बेटे तो जो मर्जी करे, तो ये नहीं होना चाहिए, ये खराब। इससे बचने की जरूरत। और वो भाषा में भी प्रतिबिंबित होता है। उसकी देखिए ना आप, जब भाषा जो बोलता है वो प्रतिबिंबित होता है, तो इसका मतलब ये है कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भूख लगी? चलिए फिर से भी इज्जत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं को नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? तो एक बार बहुत सुना, बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमसे जुड़े रहे और अपने सलाह भी दे रहे हैं। हाँ हाँ तो मैं प्रेक्षक भी है ना, एक बार फिर से मैं मीना जी को मोबाइल देता हूँ ताकि वो आखिरी सारांश कह के जी इस लाइव प्रसारण को यहाँ ही समाप्त करें। शाबाश। नमस्कार। तो आज हम जुड़े हुए थे हिंदी के विशेषज्ञों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। हम इस बातचीत को फिर कभी जारी रखेंगे और मैं आपको बताऊं कि हम इसको फेसबुक से डाउनलोड करके यूट्यूब पर भी शेयर करेंगे ताकि इसको सर्च किया जा सके और हम एक दूसरे से सीख सके। और गोष्ठियों की यही सार्थकता होती है कि हम सीखें एक दूसरे से और अपने ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ आज जुड़े हुए थे डॉक्टर शिव कुमार सिंह जी, जो लिस्बन विश्वविद्यालय में हैं और आयोजक थे इस गोष्ठी के। हमारे साथ जुड़े हुए थे राम प्रसाद भट्ट जी, जो हैम्बर्ग जर्मनी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। अभी जब हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है। हंस जी शायद उसके बारे में बताएं। हाँ सर, बताइए क्या है ये हमारे यूरोपीय इतिहास का एक अंधेरा, एक पहलू, काला धब्बा है। काला धब्बा है कि खासकर उसे बहुत तंग किया गया था और कुछ जगहों पर जलाए भी गए थे। और हम जिस ज़मीन पर हम अभी खड़े हैं, उसी ज़मीन पर 1506 में यहाँ के जो यहूदी समाज जीवित जलाया गया था। ये एक बिल्कुल एक धागा है सारे लोगों को, यहूदी लोगों को, हाँ, यहूदी समाज सभी को पता नहीं। यूरोप में वो जो अलग अलग धर्म का साथ देना, उसका साथ रहना, वो हमारी परंपरा में कम है पर कम है। वो अगर हम दक्षिण एशिया की तुलना करेंगे तो दक्षिण एशिया में इस तरह की ऐतिहासिक अनुभव है कि अलग अलग किस्म के लोग साथ साथ रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के साथ साथ मित्रता और सद्भावना के साथ। तो इस हमारे ज़माने में हम आजकल पहुंच रहे हैं यूरोप में उसी हाल में। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी बदलते हैं, और इस मामले में मुझको लगता है यूरोप काफ़ी कुछ सीख सकता है हिंदुस्तान। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा ये बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए भारत और ख़ास करके हम ये कह सकते हैं दक्षिण एशिया, उसका जो सामाजिक सामंजस्य, सांस्कृतिक सामंजस्य और धार्मिक सामंजस्य है, वो एक तरह से कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। कुछ मामलों में सच है, हम सभी जानते हैं कि उस पर भी काला धब्बा है। लेकिन आशा है कि आने वाली जो पीढ़ी है या जो अभी की जो पीढ़ी है, वो उस पर सोच करके, विचार करके, और जो सामाजिक बुराइयां उसको नष्ट करके ख़त्म करके, और हमारा जो समाज है वास्तव में बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है। क्योंकि यूरोप को अगर मैं जब तुलना करता हूँ तो यूरोप कुछ मामलों में हमसे बहुत पीछे है, बहुत बारबेरिक था कुछ मामलों में। जब हम देखते हैं कि भाई अकबर का ज़माना आपको जब हम पढ़ते हैं तो उस समय भारत बहुत आगे था, यूरोप पीछे था। अभी हम इस पर विचार करना चाहिए, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक तरह से सूरज की तरह जैसे ना दूसरों को प्रकाश देना, उसका काम करना चाहिए, नकारात्मक कम और सकारात्मक ज़्यादा। तो इसी के साथ मेरे साथ मैं सोचता हूँ ख़त्म कर लें। ठीक है मित्रों, प्रोफेसर हेंज ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और प्रोफेसर भट्ट ने उसको आगे बढ़ाया, और ये बात बहुत दिलचस्प है। हम हमेशा कहते हैं विविधता में एकता भारत की विशेषता। वो विविधता में एकता को आप जब तक विदेश नहीं जाते तब तक महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज में जितनी विविधताएं हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, और उन विविधताओं के बावजूद हम थोड़ी बहुत तनाव तो होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम साथ में रहते हैं मिल करके। और ये बात हमारे पाकिस्तानी मित्रों ने जो मुझे टर्की में मिले, उन्होंने भी स्वीकार की
कि एक ही धर्म के लोग रहें तो जीने में उतना मजा नहीं है। एक ही तरह के लोग हों, अगर अलग अलग धर्मों के लोग हों उनके साथ रहें, आप अलग अलग भाषाओं के लोग हो उनके साथ रहें तो कितना खूबसूरत है। आप सोचिए ससम्मान, आप सोचिए कि अगर जीवन में एक ही रंग हो, आपको कोई रंग पसंद है लेकिन आपकी हर चीज़ में वही रंग हो, आपके जीवन में सिर्फ एक तरह का खाना हो तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। विविधता हमारे जीवन को इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है। भूमंडलीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम सब एक ही किस्म के लोग हो जाएं और हम एक ही जुबान में बोलें, एक ही किस्म की फिल्में देखें वगैरह। वो मेरे ख्याल से भूमंडलीकरण के संदर्भ में एक गलत फहमी है। लेकिन समझना जरूरी है ना। हाँ, समझना हाँ, जरूरी लेकिन है। विविधताओं का सम्मान करें हम, ये बहुत ज़रूरी है और वो बहुत खूबसूरती है भारत की। फिर आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।